दिसंबर 1805 में बैटल ऑफ ऑस्ट्रियलिट्ज में फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया और रशिया को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके बाद नेपोलियन ने अपना पहला कदम यूरोप में रख चुका था। और अब फरवरी 1806 में नेपोलियन ने नेपल्स के बादशाह को ख़त्म करने के लिए अपने सेना को भेजा और नेपल्स पे जीत हासिल करने के बाद नेपोलियन अपने एक भाई जोसेफ को वहाँ का बादशाह बना दिया और अपने दूसरे भाई लुइस को इंग्लैंड का बादशाह बना दिया। जिसके बाद यहाँ जर्मनी के 2 स्टेट बावेरिया और यूटेम्बर्ग नेपोलियन के साथ मिल गए, जहाँ से टोटल 60,000 एक्स्ट्रा सैनिक नेपोलियन को मिला। अब फ्रेंच एम्पायर को बुलंद रखने के लिए ऑस्ट्रियन एम्पायर फ्रांसिस ने रोमन एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब ऑस्ट्रिया तो हार मान ही लिया था, लेकिन अब भी फ्रांस को ब्रिटेन, स्वीडन और रसिया से जंग लड़ना बाकी था। लेकिन 1806 के गर्मी के मौसम में फ्रांस का नज़र प्रशिया पे पड़ा और दिसंबर 1806 में नेपोलियन ने अपने 1,66,000 सेना के साथ सैक्सोनी में प्रशियन आर्मी पर अटैक शुरू कर दिया। जिसके बाद 14 अक्टूबर 1806 को नेपोलियन और प्रशियन के बीच बैटल ऑफ येना शुरू हुआ, जिसमें नेपोलियन बुरी तरह से प्रशियन को हरा दिया, जहां प्रशिया के तरफ से 20,000 सेना मारे गए और 1,40,000 बंदी बना लिए गए। सैक्सोनी में हारने के बाद किंग फ्रेडरिक विलियम ने नेपोलियन के साथ शांति बनाने के लिए मना कर दिया और उसने फिर से प्रशिया के ईस्ट में जाकर नेपोलियन से दूसरा जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि रशियन सेना उनको सपोर्ट करके उसके एम्पायर को बचा लेंगे। अब तक नेपोलियन को बैटल ऑफ ऑस्ट्रियलिट्ज में ऑस्ट्रिया और रशिया के खिलाफ जीते हुए 1 साल हो चुके थे और बैटल ऑफ येना में प्रशिया के खिलाफ जीते हुए 2 महीने हो चुके थे। लेकिन रशिया के पास अब भी ज़मीन पे लड़ने के लिए ताकतवर फौज थे, इसलिए अगर नेपोलियन को यूरोप का मास्टर बनना है तो उसे रशिया और प्रशिया को पूरी तरह से हराकर उसे सरेंडर करवाना होगा। यहाँ नेपोलियन के बहुत सारे सेना काफ़ी दिनों तक बर्फ़ में पड़े रहे और फिर 2 महीने बाद 7 फरवरी 1807 को नेपोलियन ने प्रशिया और रशिया के खिलाफ एक जंग लड़ा। लेकिन इस जंग में दोनों में से किसी का जीत नहीं हुआ और दोनों तरफ से लगभग बराबर का नुकसान हुआ, जिसमें फ्रांस के तरफ से 6,000 लोग मारे गए, 15,000 घायल हुए और 1,000 को बंदी बना लिया गया। वहीं दूसरे तरफ रशिया और प्रशिया के तरफ से 9,000 लोग मारे गए, 9,000 घायल हुए और 3,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। जिसके बाद दोनों तरफ के सेना को अब रिकवर होने में बहुत समय लगने वाला था। और इस दौरान 27 मई 1807 को फ्रेंच आर्मी ने प्रशिया के एक शहर डेंजिक को सीज कर लिया, जहां 13,000 प्रशियन सेना खुद को सरेंडर कर दिए। जिसके बाद अब नेपोलियन के पास टोटल 1,90,000 सेना हो चुके थे, जिसे लेकर नेपोलियन रशिया के 1,15,000 सेना के खिलाफ जंग लड़ने वाला था। और इस तरह से 14 जून 1807 को जंग शुरू हुआ, जिसमें नेपोलियन ने रशिया के खिलाफ शानदार जीत हासिल कर लिया और इस जंग का नाम पड़ा बैटल ऑफ फ्राइडलैंड, जिसमें फ्रांस के तरफ से 10,000 लोग मारे गए और रशिया के तरफ से 40,000 लोग मारे गए। जिसके बाद रशिया का बादशाह अलेक्जेंडर ने शांति बनाने के लिए नेपोलियन से दोस्ती कर लिया और 2 हफ्ते बाद प्रशिया ने भी नेपोलियन के साथ शांति बनाने के लिए समझौता कर लिया, जिसके बदले में प्रशिया को अपना बहुत सारा ज़मीन नेपोलियन को देना पड़ा। और इस तरह से अब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप का मास्टर बन चुका था, यहाँ तक कि अलेक्जेंडर ने नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम को भी एक्सेप्ट किया। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सारे यूरोपियन कंट्री को ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद करना था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के साथ व्यापार इसलिए बंद किया था ताकि ब्रिटेन का इकोनॉमी तहस नहस हो जाए, लेकिन अफसोस कि नेपोलियन का ये टैक्टिस काम नहीं किया और इसमें ब्रिटेन से ज़्यादा फ्रांस का ही नुकसान हो गया, क्योंकि नेपोलियन ने तो सिर्फ यूरोपियन कंट्री के साथ ब्रिटेन का व्यापार बंद किया था, लेकिन ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड के कंट्री के साथ फ्रांस का व्यापार बंद करवा दिया। और इस इकोनॉमिक वार में
ब्रिटिश रॉयल नेवी ब्रिटेन का सबसे बड़ा ताकत बना, क्योंकि अब ब्रिटिश नेवी पूरे समुद्र में कब्जा कर लिया था और सबसे पहले ब्रिटिश नेवी एक न्यूट्रल कंट्री डेनमार्क पे हमला किया। और इससे पहले कि डेनमार्क का वारशिप नेपोलियन के हाथ में जाए, उससे पहले ही ब्रिटेन ने डेनमार्क से सारे वारशिप छीन लिए। लेकिन नेपोलियन के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम उसे एक ऐसा लड़ाई में शामिल कर चुका था जो कि आगे जाके उसके एम्पायर को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा वजह बनेगा। इसलिए अब नेपोलियन को सबसे पहले आइबेरियन पेनिनसुला में लड़ना होगा, जहां उसने ब्रिटेन के एलाई पुर्तगाल को कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करने लगा। और नवंबर 1807 में फ्रांस और स्पेन के सेना ने मिलकर पुर्तगाल पे हमला शुरू कर दिया और इस तरह से नेपोलियन ने पुर्तगाल को बिना लड़े ही हासिल कर लिया, क्योंकि ये तो सिर्फ पेनिनसुलर वार का शुरुआत था। अब यहाँ स्पेन के मिलिट्री और गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ चुके थे, इसलिए नेपोलियन को ऐसा लग रहा था कि अगर स्पेन को सीज नहीं किया गया तो वो आगे जाकर फ्रांस के लिए ख़तरा बन जाएगा। और अब उसने स्पेन को सीज करने का प्लान बनाया। 1808 के शुरुआत में नेपोलियन ने अपने मार्शल मुरत को 50,000 सेना के साथ स्पेन का राजधानी मैड्रिड भेजा। लेकिन 2 मई 1808 को मैड्रिड के लोगों ने मार्शल मुरत के खिलाफ खड़ा हो गए और फ्रेंच सेना पे अटैक शुरू कर दिए, जिसके बाद फ्रेंच फोर्सेस ने मैड्रिड के लोगों पे हमला शुरू किया। और इसी दौरान नेपोलियन अपने सगे भाई जोसेफ को स्पेन का किंग बनाने के लिए किंग कार्लोस को स्पेन से अपने शासन छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसके बाद पूरे स्पेन में जोसेफ के खिलाफ विरोध शुरू हो गया और स्पेन के आर्मी ने स्पेनिश सिविलियन के साथ मिलकर फ्रेंच आर्मी पे अटैक शुरू किए और फ्रांस के 18,000 सेना को गिरफ्तार कर लिए, जिसमें आधे लोग भूख से मारे गए। और इस तरह से यहाँ स्पेन में फ्रांस हार चुका था, जो कि नेपोलियन के लिए यूरोप के मास्टर बनने के बाद ये सबसे पहला हार था। जिसके बाद यूरोप में फ्रांस के दुश्मन बहुत खुश हो गए थे और नेपोलियन गुस्से में आग बन चुका था। स्पेन में अब हालात ख़राब से भी बदतर हो चुका था, क्योंकि अब पुर्तगाल के लोगों ने भी स्पेन के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ विरोध शुरू कर दिए और स्पेन के बादशाह जोसेफ बोनापार्ट को वापस अपने देश भागने पे मजबूर कर दिए। और अब यहाँ ब्रिटेन भी स्पेन को सपोर्ट करने के लिए अपने नेवल शिप के जरिए स्पेन में हथियार सप्लाई करना शुरू किया, जिसके बाद नेपोलियन ने स्पेन को सिर्फ एक ही जवाब दिया कि हर वो जगह जहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ, वहाँ तुम लोगों ने जो किया है वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। इसलिए अगर हिम्मत है तो फिर से फ्रांस को रोक कर दिखाओ, क्योंकि इस बार फ्रांस के तरफ से लड़ने के लिए फ्रांस का बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट खुद तुम्हारे पास आ रहा है। और फिर नेपोलियन अपने साथ 1,30,000 का सेना लेकर स्पेन से टकराने के लिए मैड्रिड के लिए निकल पड़ा और 7 नवंबर 1808 को स्पेन में दूसरा हमला शुरू हुआ। और इस बार नेपोलियन को रोकने के लिए स्पेनिश आर्मी के पास कोई ताकत नहीं था और उसने सारे स्पेनिश आर्मी को मारकर मैड्रिड पहुंच गया। लेकिन मैड्रिड शहर के मेन गेट को मैड्रिड के लोगों ने बंद करके रखा था, जिसके बाद नेपोलियन ने मैड्रिड के लोगों को ये वार्निंग दिया कि अगर 4 दिन के अंदर मैड्रिड का गेट नहीं खुला तो मैं पूरे मैड्रिड शहर को जला कर राख कर दूंगा। जिसके ठीक 4 दिन बाद 4 दिसंबर 1808 को मैड्रिड के लोगों ने नेपोलियन के लिए गेट खोल दिया। और स्पेन को सीज करने के बाद अब नेपोलियन स्पेन में मौजूद ब्रिटिश आर्मी को मारने का प्लान किया। लेकिन जब ब्रिटिश आर्मी को ये पता चला तब उन्होंने तुरंत वापस ब्रिटेन भागने के लिए स्पेन से निकल पड़े। नेपोलियन को स्पेन से निपटने के बाद अब फ्रांस के पुराने दुश्मन ऑस्ट्रियन एम्पायर फ्रांस से टकराने के लिए फिर से तैयार हो गए। और इस बार ऑस्ट्रियन एम्पायर के किंग फ्रांसिस के छोटे भाई आर्कड्यूक चार्ल्स ऑस्ट्रियन आर्मी को कमांड करने वाला था। जब नेपोलियन को ये पता चला
कि ऑस्ट्रिया फिर से फ्रांस के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, तब उसने तुरंत अपने सेना को लेकर ऑस्ट्रिया से टकराने के लिए बावेरिया पहुंचा और यहाँ पे 19 अप्रैल 1809 को फ्रांस के तरफ से पहला अटैक शुरू हुआ, जहां फ्रेंच फोर्सेस ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बुरी तरह से हरा दिए। जिसके बाद ऑस्ट्रियन फोर्सेस भागकर ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना आ गए और नेपोलियन ने वियना तक इनका पीछा किया, जहां ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने खुद को नेपोलियन के सामने सरेंडर कर दिए। जिसके बाद नेपोलियन वियना से निकल गया और यहां 28 मई 1809 के रात में नेपोलियन अपने सेना के साथ डैन्यूब रिवर को पार कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसके आधे सेना ब्रिज को पार किए, वैसे ही ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने चुपके से आकर ब्रिज को उड़ा दिया और फिर अचानक 90,000 ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने एस्पर्न विलेज में नेपोलियन के पास आकर उसे चारों तरफ से घेर लिए और यहाँ लड़ाई होता है, जिसमें नेपोलियन हार जाता है और उसे मजबूर होकर पीछे भागना पड़ता है। और यहाँ का जंग में नेपोलियन के खास दोस्त और उसके जनरल मार्शल लेन का मौत हो जाता है। एस्पर्न में नेपोलियन ने पहली बार एक बड़ा जंग हारा था और अब फ्रेंच फोर्सेस को ऑस्ट्रियन फोर्सेस का ताकत पता चल चुका था, क्योंकि बैटल ऑफ एस्पर्न में ऑस्ट्रियन फोर्सेस चार्ल्स ड्यूक के अंडर में बहादुरी से लड़े थे। एस्पर्न में हारने के कुछ ही दिन बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दिया।